स्वागत है मित्रों आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके अपने चैप्टर चल रहे हैं, यानी लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज मैंने आपके साथ शुरू की थी और आज हम पहुंच चुके हैं मित्रों 12वें चैप्टर में, यानी कि जो सरकार की संसदीय व्यवस्था है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और मित्रों जो भी नए स्टूडेंट्स या जो नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको आप ज़रूर देखिए। उसके अंदर मैंने जो एग्ज़ाम में अक्सर जो टॉपिक पूछे जाते हैं, यानी मूल अधिकार से संबंधित हो गया या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वो मैंने टॉपिक करवाए। इसके अलावा मैंने मौलिक कर्तव्यों की भी उसमें चर्चा की थी। फिर मैंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मैंने उसमें चर्चाएं की, यानी संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है उन सभी टॉपिक्स की मैंने जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर चर्चा की है और आसान भाषा में यानी सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों आप जो है उन टॉपिक्स को पहले देख लीजिए। आपको जो है उन टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का संशय जो होगा वो आपका जो है समाप्त हो जाएगा और आपको जो है पॉलिटी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे सरकार के जो संसदीय व्यवस्था है, यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है भारत में जो शासन की, उसी की हम आज चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करते हैं सरकार की संसदीय व्यवस्था की। तो मित्रों कह रहा है कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। यानी मित्रों ये कह रहा है भारत का जो संविधान है वो केंद्र के अंदर और राज्य दोनों में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसकी व्यवस्था करता है। यानी ये कह रहा है कि मित्रों आगे कहता है कि अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। यानी फ्रेंड्स सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है तो उसी की बात यहाँ कही जा रही है कि अनुच्छेद 74 और 75 में जो है केंद्र के लिए संसदीय व्यवस्था का हमने उपबंध किया और फिर आगे जाकर के हमने जो है 163 और 164 में जो है राज्यों के लिए सरकार की संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया है। आगे मित्रों कहा जाता है सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मित्रों अगर आपसे कोई पूछ ले कि संसदीय जो व्यवस्था है उसका आखिर मतलब क्या है तो आप जो है उसको आसान भाषा में ये कहोगे कि सरकार की संसदीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार की जो कार्यपालिका होती है वो अपनी नीतियों और कार्यों, यानी सरकार की कार्यपालिका कोई भी नीति बनाएगी या किसी भी प्रकार का अगर वो कार्य करेगी तो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी जरूर होगी। यानी अगर कार्यपालिका कोई भी निर्णय लेती है और उस निर्णय से जो है समाज के लोगों पर या देश के लोगों पर किस प्रकार का जो है प्रभाव पड़ेगा तो उन सभी के लिए उत्तरदायी कौन होगा तो वो कार्यपालिका होगी और वो भी विधायिका के प्रति, यानी जो विधायिका होती है उनके प्रति वो सरकार उत्तरदायी होगी। आगे मित्रों कहता है कि दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामलों में विधायिका से स्वतंत्र होती है। यानी मित्रों ये कहता है कि जहाँ राष्ट्रपति शासन, यानी जहाँ राष्ट्रपति शासन करते हैं, यानी कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है वहीं की बात अगर अपन करें तो कहता है कि राष्ट्रपति शासन जहाँ करते हैं वहाँ पे कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीतियों और काम के लिए जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और जो है वो किसी भी प्रकार के मामले में जो है अपने आप से जो है स्वतंत्र होती है। आगे मित्रों कहता है संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है और यह ब्रिटेन, कनाडा, जापान, भारत आदि में प्रचलित है। यानी मित्रों संसदीय सरकार जो है, यानी संसदीय जो प्रणाली की हम जो बात कर रहे हैं उसी के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है कि जो संसदीय प्रणाली है उसको हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। तो कहता है संसदीय जो सरकार होती है उसको हम कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी हम उसको कहते हैं और सरकार का जो वेस्टमिंस्टर स्वरूप है उसको भी हम जो है
ये इस नाम से पुकारते हैं। और कहता है कि यह जो प्रणाली होती है वो ब्रिटेन के अंदर, भारत के अंदर और जापान और कनाडा में भी प्रचलित है। यानी संसदीय सरकार की व्यवस्था है वो ब्रिटेन, जापान और कनाडा में प्रचलित है। और आगे मित्रों कहता है, दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। यानी मित्रों दो जो संसदीय प्रणालियाँ होती है, यानी कि दो संसदीय प्रणालियों की यहाँ बात कही जा रही है। एक तो जो उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, और एक जो गैर उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। तो उसी में कह रहा है कि जो एक उत्तरदायी होती है उसको तो हम उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर सरकार भी कहते हैं, या कैबिनेट सरकार भी हम उसको कहते हैं। और ये कह रहा है दूसरा कि जो अनुत्तरदायी होती है, यानी जो राष्ट्रपति जहाँ, यानी ऐसी सरकारें जहाँ पे राष्ट्रपति शासन करते हैं, तो उनके बारे में कह रहा है कि जहाँ राष्ट्रपति जो है शासन करते हैं उसको हम गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी हम उसको कहते हैं। और यह व्यवस्था जो है वो अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर और रूस और श्रीलंका के अंदर प्रचलित है। और दोस्तों आगे कहता है, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। यानी मित्रों आइवर जेनिंग्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो संसदीय व्यवस्था सरकारें अपनाती है उसको जो है उन्होंने कैबिनेट व्यवस्था भी कहा है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट जो होता है वो जो है शक्ति का केंद्र बिंदु होता है। यानी कैबिनेट जो होता है वो ही प्रत्येक प्रकार का, अगर किसी भी प्रकार का देश से संबंधित निर्णय लेना हो तो सबसे पहले जो है कैबिनेट निर्णय लेता है, बाद में जो है वो मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय के बारे में बताता है। लेकिन मित्रों यहाँ मैं चर्चा करूँ तो वैसे तो हम अगले लेक्चर और आगे के जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद उनमें अंतर क्या होता है। लेकिन थोड़ी सी संक्षेप में मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँ तो कैबिनेट में अगर अपन चर्चा करें तो कैबिनेट वो होता है, यानी कैबिनेट मंत्री की भी हम कभी कभी चर्चा करते हैं। तो कैबिनेट वो होता है जिसमें महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। यानी अगर मान लो कि रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री या गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं मुख्य मंत्री, वो कैबिनेट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इन मंत्रियों के अलावा और इन मंत्रियों के साथ भी, यानी ये मंत्री जो हैं जो मैंने अभी आपको बताए, इसके अलावा अन्य मंत्री जो भी होते हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं। यानी मित्रों संक्षेप में आपने समझा कि कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट व्यवस्था और मंत्रिपरिषद इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो मित्रों आगे कही जा रहा है, आगे ये बात कहता है, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास होता है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो संसदीय प्रणाली है उसको हम उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं क्योंकि जो है कैबिनेट जो होती है इसमें वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसका कार्यकाल भी जो होता है वो तब तक चलता है जब तक कि उसको संसद के अंदर बहुमत प्राप्त होता है। और आगे मित्रों कहता है कि इसी कारण जो है इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी हम कहते हैं। तो मित्रों ये हमने बात की संसदीय व्यवस्था की सामान्य चर्चा, यानी एक जो है कुछ रिव्यू मैंने आपको दिया कि संसदीय व्यवस्था का जो है सामान्य चर्चा के बारे में मैंने आपको बताया। और मित्रों अब हम चर्चा करते हैं संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में। यानी संसदीय प्रणाली की मैंने आपसे चर्चा तो की कि संसदीय प्रणाली आखिर है क्या और संसदीय सरकार होती क्या है। और अब हम चर्चा करेंगे कि संसदीय सरकार की विशेषताएं आखिर क्या हैं। यानी भारत में जो संसदीय सरकार की जो प्रणाली हमने अपनाई उसकी आखिर विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता की बात करें तो कहता है नामिक और वास्तविक कार्यपालिका। कहता है कि राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक। यानी मित्रों कहता है कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो एक नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वही भारत में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है। और इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का। यानी मित्रों आप आज यहाँ समझ लीजिए कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत के राज्य के मुखिया हैं। यानी भारत के प्रशासनिक अगर मुखिया की अपन बात करें तो वो होंगे
राष्ट्रपति। लेकिन अगर भारत के राजतंत्र अगर यानी भारत के राजनीतिक मुखिया की अपन बात करेंगे तो वो फिर होंगे भारत के प्रधानमंत्री। मित्रों आगे बात कही जा रही है कि अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। यानी मित्रों ये कहता है कि अनुच्छेद 74 जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। यानी मित्रों जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न करने के लिए जो है कुछ सलाह मशवरे देती है, उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। यानी अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का परामर्श दिया तो राष्ट्रपति जो है उस परामर्श को मानने से मना नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति को उस परामर्श को मानना ही होगा, उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और मित्रों नेक्स्ट विशेषता के बारे में बता रहा है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो कहता है जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती है वह सरकार बनाता है और उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी मित्रों ये कहता है कि जिस भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलेगा वो अपनी सरकार बना लेगा और राष्ट्रपति उस दल के उस दल के जो नेता होगा यानी उस दल का जो नेता घोषित किया जाता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। और आगे कहता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। यानी अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति जो है उनको नियुक्त करेगा। आगे मित्रों कहता है अन्य विशेषता की बात अपन करें तो कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये कहता है यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन वे एक टीम की तरह कार्य करते हैं और साथ साथ रहते हैं। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जो संसदीय सरकार होती है यानी जो भी सरकार के अंदर मंत्री होते हैं उन सभी का एक सामूहिक उत्तरदायित्व यानी वो एक समूह के रूप में अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं और यानी कि जो लोकसभा होती है उसके प्रति एक विशेष रूप से अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हैं और वो एक अपनी टीम की तरह कार्य भी करते हैं। यानी वे अलग अलग जो है कार्य नहीं करते, एक टीम की तरह वो कार्य करते हैं। आगे मित्रों कहता है राजनीतिक एक रूपता। यानी सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। यानी मित्रों ये कहता है कि जो भी सरकार बनती है और उस सरकार में जितने भी मंत्री होते हैं वो सामान्यतः अगर अपन देखें तो एक ही दल से वो संबंधित होते हैं और उनकी एक ही राजनीतिक विचारधारा भी होती है। और आगे कहता है गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। यानी गठबंधन की जो सरकार होती है यानी जो एक दल के यानी दो या दो से अधिक दलों को मिलाकर के जब सरकार का निर्माण किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो मंत्री होते हैं वो सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। यानी उसमें सभी की सहमति लेनी होती है। आगे मित्रों कहता है दोहरी राजनीति सदस्यता की बात यहाँ कही जा रही है कि मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। यानी मित्रों ये कहता है कि मंत्री जो होंगे वो विधायिका की भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका की भी सदस्य होते हैं। और आगे कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति होगा वो संसद का सदस्य बने बिना मंत्री नहीं बन सकता। यानी अगर आपको मंत्री बनना है तो पहले आपको संसद का जो चुनाव होता है वो आपको जीतना होगा, तभी आप जो है मंत्री बन सकते हैं। लेकिन मित्रों आगे यहाँ बात कही जा रही है कि संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होगा। यानी मित्रों यहाँ पे जो है आपके लिए जो है एक छूट दी जा रही है कि अगर आपको जो है मंत्री बनना है तो आप जो है मंत्री बन सकते हो। बेशक आप मंत्री बन सकते हो लेकिन जो है मंत्री बनने के बाद आपको आने वाले 6 माह के अंदर जो है संसद के सदस्य यानी संसद के सदस्य के रूप में आपको शपथ लेनी होगी। यानी कि संसद का जो चुनाव होता है लोकसभा का उस चुनाव को आपको जीतना होगा, तभी आपकी जो है यानी तभी आप जो है एक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा आपका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा।
आगे मित्रों बात कही जा रही है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जो है चलती है। आगे कहता है सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व तो कर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। यानी मित्रों सरकार जो चलती है संसदीय व्यवस्था में वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है, और मंत्रिपरिषद का या संसद का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। मित्रों नेक्स्ट विशेषता की अपन बात करें तो कहता है निचले सदन का विघटन, यानी निचला जो सदन है यानी जो लोकसभा है उसी का हम जो है विघटन, यानी उसी को हम जो है समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकते। तो कहता है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जा सकता है। यानी मित्रों अगर हमें लोकसभा का विघटन करना है तो हम पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश हमें लेनी होगी, तभी जो है राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। यानी मित्रों प्रधानमंत्री अगर चाहे तो वो जो है राष्ट्रपति को इस बात के लिए कह सकता है कि आप जो है लोकसभा को विघटित कर दीजिए, लेकिन किस परिस्थिति में कह रहा है कि जो है उसका कार्यकाल जो है पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पूरा होने से पूर्व भी जो है वो प्रधानमंत्री नया चुनाव चाहता है। और मित्रों आगे विशेषता की बात कही जा रही है कि मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं देते। यानी जो भी मंत्री कार्य करता है संसद में वो एक गोपनीयता के आधार पर कार्य करता है। यानी जो भी सूचनाएं संसद की होती है वो मंत्री जो होता है वो सूचनाओं को लीक नहीं करता, और अपनी जो भी कार्रवाई होती है वो जो है किसी अन्य व्यक्तियों को उसकी सूचना नहीं देता। यानी सभी काम जो होते हैं वो एक गोपनीयता के साथ होते हैं। आगे मित्रों बात कही जा रही है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं। यानी मित्रों अभी तक हमने बात की संसदीय व्यवस्था की, यानी जो लोकसभा होती है वो किस प्रकार से जो है कार्य करती है। यानी कि इसके अलावा जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी कैसे होती है संसदीय व्यवस्था में, उसकी हमने अभी तक चर्चा की। अब हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की। यानी मित्रों मैंने शुरू में आपसे चर्चा की थी दो प्रकार के शासन की, एक तो संसदीय व्यवस्था की और एक मैंने राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की थी। यानी कि जो संसदीय व्यवस्था भारत में चलती है और राष्ट्रपति जहाँ शासन व्यवस्था है वो अमेरिका में जो चलती है उसकी अब हम बात कर रहे हैं। जो कि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अमेरिका में जो चलती है उसी की अब हम बात करेंगे। तो मित्रों कहता है कि भारत के संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। यानी राष्ट्रपति जो है शासन करता है कहाँ पे, अमेरिका में। तो कहता है अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का और सरकार दोनों का मुखिया होता है। यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति यानी अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य का भी और सरकार का भी दोनों के मुखिया वही होते हैं, जबकि भारत के अंदर मुखिया अलग अलग होते हैं। यानी राज्य का मुखिया कौन होता है भारत में, मैंने अभी आपसे चर्चा की शुरू में, यानी राज्य का मुखिया होता है राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो कहता है आगे यहाँ बात कही जा रही है राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यानी मित्रों जो अमेरिका में चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो 4 साल के लिए अमेरिका में चुनाव होता है, और भारत में जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो 5 साल के लिए चुनाव हम भारत में करते हैं। और आगे मित्रों कहता है उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अलावा नहीं हटाया जा सकता। यानी कांग्रेस, मित्रों ये कांग्रेस जो शब्द है वो जो है अमेरिका की संसद के बारे में जो है उपयोग किया जा रहा है। यानी अमेरिका की संसद के जो है अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस के नाम से भी बुलाया जाता है। तो कह रहा है कि अमेरिका की जो संसद है वो राष्ट्रपति को केवल और केवल गैर संवैधानिक अगर कार्य राष्ट्रपति ने किया है तभी उसको हटा सकती है। और मित्रों आगे हम बात करें तो कहता है राष्ट्रपति छोटी कैबिनेट यानी राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। वह केवल एक परामर्शी इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव शामिल होते हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो एक छोटी इकाई होती है, यानी एक किचन कैबिनेट नाम की एक इकाई होती है जिसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति शासन करता है। और ये जो किचन कैबिनेट है इसका काम क्या है, केवल और केवल सलाह देना इसका काम होता है। आगे मित्रों कहता है राष्ट्रपति और उसके सचिव
अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। यानी मित्रों, अगर मान लीजिए अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का अगर काम करना होता है तो वो राष्ट्रपति वहाँ की जो संसद है यानी वहाँ की जो कांग्रेस है उसके प्रति वो है उत्तरदायी नहीं होता। यानी अपनी जो है स्वतंत्र रूप से अपना जो है निर्णय ले सकता है और उसको जो है किसी भी प्रकार का जवाब जो है उसको नहीं देना होगा अपनी संसद को। आगे मित्रों कहता है राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता, यानी कांग्रेस का निचला सदन। यानी मित्रों, जहां भारत के अंदर हम जो है निचले सदन का विघटन कर सकते हैं, यानी अगर प्रधानमंत्री ये कह दे राष्ट्रपति को कि आप जो है लोकसभा का विघटन कर दीजिए तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देगा। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ये कह दे कि जो है या अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो वहाँ का निचला सदन है अगर उसको वो विघटन करना चाहे तो उस सदन को वो विघटित नहीं कर सकता। और मित्रों आगे कहता है शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित किया जाता है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो शक्तियों का हमने विभाजन किया यानी शक्तियों का जो हमने बंटवारा किया वो अमेरिका की जो राष्ट्रपति शासन है उसी व्यवस्था के आधार पर हमने शक्तियों का बंटवारा किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बात की कि संसदीय व्यवस्था क्या है, यानी संसदीय सरकार की मैंने विशेषताओं की बात की। फिर मैंने आपसे बात की राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था होती है उसकी मैंने विशेषताओं की बात की। और मित्रों, आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक रखेंगे और आज आपने क्या क्या सीखा उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल न भूलें। यानी राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था यानी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जो है चुना जाता है उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, और भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होता है और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या क्या काम अगर भारत में करना चाहे तो कर सकता है और किस किस के प्रति वो उत्तरदायी होता है, इन सभी की हमने चर्चा की। तो मित्रों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी संसदीय व्यवस्था का भाग 2 और अगले लेक्चर में उसको चर्चा करेंगे। तो मित्रों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।